फ्राइडे को हमने आपको बताया था कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो डूबने की कगार पर है, दिवालिया होने की कगार पर, और इसके कई असर दिखेंगे। और देखिए बीते 2-3 दिन में आपने देखा होगा अमेरिका से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर भारत तक ये सुर्खियों में रहा। अब खबर यह है कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक यानी एसवीबी जैसा संकट वहां के दूसरे बैंकों के सामने भी पैदा हो सकता है। सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के सामने भी सिलिकॉन वैली जैसी चुनौतियां आ सकती हैं। अमेरिका का बैंकिंग रेगुलेटर इन बैंकों को संकट से बाहर निकालने के लिए कदम उठा रहा है। अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर के सामने आ रही है चुनौती 2008 की लीमैन ब्रदर्स संकट की याद दिला रही है। लीमैन ब्रदर को भी आपको याद होगा 2008 में दिवालिया होना पड़ा था। शुरुआत यहीं से करते हैं। सर, पहला सवाल यही कि अमेरिका और यूरोप में किस तरीके के असर दिख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स पर, या बैंकों का जो नज़रिया बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है? अमेरिका के बैंकिंग इंडस्ट्री में धीमे धीमे सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के साथ एक बड़ा घटनाक्रम शुरू हो रहा है। ये लीमन मूवमेंट है या बियर स्टर्न्स जैसी शुरुआत है, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि लीमन तक आते आते सबसे पहले बियर स्टर्न्स बैंक डूबा था अमेरिका का और वहाँ से संकट शुरू हुआ था। अमेरिका के रेगुलेटर्स 2008 से काफ़ी सबक ले चुके हैं, इसलिए दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इस पूरी परिस्थिति में दिखाई दिए। सिलिकॉन वैली बैंक में जैसे ही बैंक रन शुरू हुआ, जैसे ही पहले दिन ये खबर आई कि बैंक का स्टॉक बुरी तरह टूटा है और बाजार में इस बात के संकेत थे कि बैंक की रेटिंग में भी गिरावट आ सकती है और बैंक के पास पर्याप्त संसाधन नहीं, $209 बिलियन की एसेट्स थी, लेकिन बैंक बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा था। तत्काल शाम तक बैंकिंग रेगुलेटर ने उसका टेक ओवर कर लिया। अमेरिका में बैंकों के डूबने का एक पुराना इतिहास रहा है शुभम, और उस इतिहास से ही की वजह से अमेरिका में रूजवेल्ट के ज़माने में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था बनाई गई थी। ये दुनिया की अनोखी किस्म की संस्था है। ये संस्था जब कोई बैंक डूबने की परिस्थिति में होता है, बैंक किसी संकट में होता है, तो ये जाकर चुपचाप बैंक के मैनेजमेंट से बात करके उस बैंक का अधिग्रहण कर लेती है और उस पर रिसीवर अपॉइंट कर देती है। कोशिश ये होती है कि ये बैंक के डूबने की घोषणा बाहर ना जाए और बैंक के कामकाज को कम से कम डिपॉजिटर्स की दृष्टि से सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसके लिए नए ग्राहक ढूंढ लिए जाएं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पिछले सालों में कई बार बैंकों को उबारने के लिए आगे आ चुकी है। उसमें तमाम बैंकों की हिस्सेदारी भी इस कॉरपोरेशन को खरीदनी पड़ जाती है, जिसमें कि बहुत सारे दिलचस्प किस्से FDIC के रहे। तो FDIC ने पहले सिग्नेचर सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया, लेकिन यह घटना किस्सा केवल सामान्य बैंक के कर्ज में चूकने का या बैंक के बर्बाद होने का नहीं, इसके और भी कई बड़े व्यापक असर हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद दूसरा सिग्नेचर बैंक आया। सिग्नेचर बैंक के साथ भी ऐसा ही हुआ। सिग्नेचर बैंक में भी इस बात का खतरा था कि वहाँ बैंक रन शुरू हो सकती है, वहाँ लोग अपने डिपॉजिट निकालने के लिए आगे आ सकते हैं, और इस बैंक में भी FDIC ने तत्काल सिग्नेचर बैंक को कंट्रोल कर लिया। इसकी $110 बिलियन की एसेट्स हैं और करीब $88 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं। अब आप फर्क देखिए ध्यान से करीब से, तो अमेरिका का जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो ये गारंटी देता है कि एक निर्धारित राशि के बाद तक के जमा पर बीमा दिया जाएगा। भारत में भी उस तरीके की व्यवस्था, हालांकि भारत में अमेरिका में जो कवरेज है वो थोड़ा अन्य देशों से ज़्यादा है। और जैसे एक सर्टेन लेवल तक एसेट्स और डिपॉजिट्स का रेशियो बिगड़ता है, ये फेडरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उसका अधिग्रहण कर लेता है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी खतरे में था, लेकिन उसे $70 मिलियन का नया कर्ज मिल गया है JP मॉर्गन से, ऐसी सूचना आई। यूरोप में काफ़ी अफरा तफरी है शुभम, UK में काफ़ी अफरा तफरी, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का एक बहुत बड़ा निवेश यूरोप के स्टार्टअप में था, यूरोप के बैंकों में था। यूरोप के बैंकों के जरिए वो कारोबार करता था, यूरोप की कंपनियों को बड़ा कर्ज दे रखा था। वहाँ बेचैनी इतनी ज़्यादा थी कि कल उच्च स्तर पर ब्रिटेन के UK के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर से दखल दिया गया। पिछले 24 घंटे से UK की सरकार दुनिया के पॉसिबल बायर्स से बात कर रही थी, जिसमें मिडिल ईस्ट के कुछ सॉवरेन वेल्थ फंड थे, उनसे बात हो रही थी। अंततः किसी तरह से UK के वित्त मंत्री ने HSBC को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वो सिलिकॉन वैली बैंक की जो UK सब्सिडरी है उसका अधिग्रहण कर ले। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसमें काम बंद कर दिया था। कोशिश ये थी कि इसको इंसॉल्वेंसी में डाल दिया जाएगा, लेकिन पैनिक बहुत ज़्यादा होने वाला था। UK की अर्थव्यवस्था बुरी तरह वैसे ही लड़खड़ाई हुई, हमने अभी देखा, सरकारें चली गई, गलत फैसले किए गए, ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में UK में इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं और अंततः शायद HSBC बैंक ने इस बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। तो आप मान सकते हैं कि इन दोनों बैंकों में शायद अगले कुछ दिनों में कम से कम डिपॉजिटर्स के स्तर से तो काम शुरू हो जाएंगे। पर एक कंटेजियन है, पर ये एक तरीके का स्प्रेड है जो आगे और बढ़ेगा,
ये बात मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ और जुड़ा हुआ है जिस पर हम आगे चर्चा करते हैं। सर अब बात ग्लोबल स्टार्टअप्स की, क्योंकि ये बैंक जो है एसवीबी बैंक जो है वो सीधे तौर पर स्टार्टअप्स को फंडिंग करता था, उनकी बचत इस बैंक में रखी थी। उन ग्लोबल स्टार्टअप्स पर क्या असर होगा? 10,000 स्टार्टअप्स पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एसवीबी बैंक नॉर्मल लेंडिंग वाला बैंक नहीं था, जिसे हम समझ रहे हैं कि अगर बियर स्टर्न्स जैसी परिस्थिति या पुराने बैंकों जैसी परिस्थिति, ये बैंक दुनिया में स्टार्टअप्स को या स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वालों को फंड करता था। जो स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले वेंचर कैपिटलिस्ट थे, वो भी अपनी खरीदी हुई इक्विटी बैंक के पास प्लेज कर देते थे और वहाँ से कर्ज लेते थे। और इस बैंक ने जब स्टार्टअप्स को कैपिटल मिलनी बंद हो गई तो कर्ज देना शुरू कर दिया। स्टार्टअप को दिए जाने वाला कर्ज महंगा होता है और इसके बदले स्टार्टअप्स को अपनी इक्विटी बैंक को देनी पड़ती है। स्टार्टअप फिनांसिंग का या वेंचर डेट का एक जो नया दौर पिछले 2-3 साल में आया, एसवीबी बैंक उसका लीडर था, उसे लीड कर रहा था। और इसलिए यह माना जा रहा है कि ये लीमन मूवमेंट जैसी स्थिति है। करीब करीब 1 लाख के आसपास नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स इस समय पिछले 3-4 साल से अपनी पूंजी को लेकर बुरी तरह जूझ रहे हैं। जब उन्हें कैपिटल मिलनी नहीं शुरू हुई तो उन्होंने कर्ज लेने शुरू कर दिए और कर्ज इन बैंकों ने देने शुरू किए। वैसे ये बैंक सिलिकॉन वैली बैंक 16वें नंबर पर है, पर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसका अमेरिका के फेडरल रिजर्व को या जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसको इतनी ताकत से, इतनी बेचैनी से तत्काल फैसला क्यों करना पड़ा 24 घंटे के भीतर? क्योंकि सिलिकॉन वैली का अकेला बैंक है जो पब्लिकली ट्रेडेड बैंक है उस एरिया का, और ये वो बैंक है जो लोगों से डिपॉजिट जुटाता था और उस डिपॉजिट से स्टार्टअप में निवेश करता था। इस बार हम इकोनॉमिक का मेज पर विस्तार से बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की वजह क्या है और इसके पीछे कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, हम किस नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन स्टार्टअप स्पेस में जो घटनाएं थी, जो घटना चक्र था, वो सिलिकॉन वैली से भारत तक आ पहुंचा और भारत के स्टार्टअप्स में भी ज़बरदस्त खलबली मची हुई है, क्योंकि दुनिया के स्टार्टअप्स को फंडिंग करने में, उनको कर्ज देने में सिलिकॉन वैली बैंक आगे था। और अब इन स्टार्टअप्स का क्या होगा, इन्हें कर्ज कौन देगा, इन्हें पूंजी कौन देगा, इस तरीके के असंख्य सवाल अब तैरने लगे हैं। अब बात भारत तक आ गई है। सिलिकॉन वैली बैंक में भारत के स्टार्टअप का भी पैसा है और इस संकट का असर भारत पर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। भारतीय टेक स्टार्टअप नज़ारा टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उसकी 2 सहायक कंपनियों का करीब 64 करोड़ रुपया सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट है। 64 करोड़ रुपया डिपॉजिट है। सिलिकॉन वैली बैंक संकट भारतीय स्टार्टअप पर कितना होगा, इसके लिए आकलन के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस हफ्ते भारतीय स्टार्टअप कंपनियों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। सिलिकॉन वैली बैंक संकट की वजह से दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर पर भी दबाव बना हुआ है। सर अब बात भारत की हो रही, तो भारत पर इसका कितना असर होगा? नज़ारा का नाम नज़ारा टेक्नोलॉजी का नाम तो स्पष्ट रूप से सामने आ ही गया, बाजार में भी हमें उसका रिएक्शन दिखाई दिया। शुभम ने आपको बताया कि नज़ारा का ने पैसा दे रखा है। इसके अलावा भारत में कई और भी स्टार्टअप्स हैं जिनके सिलिकॉन वैली बैंक से अलग अलग रिश्ते थे। अमेरिका में जो 50 सबसे बड़े स्टार्टअप है, अमेरिका के 50% स्टार्टअप सिलिकॉन वैली के साथ काम करते थे। या तो वो यहाँ अपना डिपॉजिट रखते थे, कर्मचारियों को तनख्वाह यहाँ से बंटवाते थे, उनके पेचेक्स वहाँ से जाते थे, या वो इससे कर्ज लेते थे। तो एक तरह से जो कमर्शियल बैंकिंग होती है नॉर्मल बिजनेस में, वैसे ही कमर्शियल बैंकिंग स्टार्टअप के साथ सिलिकॉन वैली बैंक कर रहा था। भारत के स्टार्टअप्स की भी इसमें बड़े स्टेक्स थे, क्योंकि भारत के स्टार्टअप्स को भी तमाम अलग अलग रास्तों से सिलिकॉन वैली बैंक से पैसा मिला था। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने निवेश के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अभी भारत के असर के बारे में स्पष्टता नहीं है, लेकिन सरकार को इन हलचलों का एहसास हो गया है। ये जो उथल पुथल शुरू हुई है, इसका एहसास हो चुका है। भारत सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों के साथ इस पर बातचीत करनी शुरू की है। भारत के स्टार्टअप स्पेस के लिए कतई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में हम स्टार्टअप स्पेस में निवेशकों को बाहर निकलता देख चुके हैं, नौकरियों में कटौती होती देख चुके हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि जो फंड के रास्ते हैं, फंडिंग के रास्ते, बचे खुचे रास्ते थे, वो भी इस घटनाक्रम के बाद चौक हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं। सर अब बात ये कि ये जो पूरा संकट शुरू हुआ, इसके तार कहीं ना कहीं जो ब्याज दरें बढ़ी अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से हो रहा है। आपको क्या लगता है कि फेड के फैसले पर, फेड की जो टिप्पणी थी कि तीखी ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, तेज हो सकती है, उस पर कहीं कोई असर आएगा क्या? ये एक बेहद दूसरा पहलू है शुभम, जो बाजार में निकल कर आया और इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है बाजारों में इस घटनाक्रम को लेकर। सिलिकॉन वैली बैंक छोटा बैंक था, लेकिन चूंकि ये जिस तरीके से दुनिया की न्यू इकोनॉमी में स्प्रेड था, जो कि दुनिया के सबसे इनोवेटर्स इकोनॉमी है, उनमें जिस तरह से इसकी दखल थी, उस वजह से अमेरिका के बैंकिंग उद्योग में काफ़ी बेचैनी आई तुरंत। और हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, अमेरिका के जितने बड़े बैंक थे उनमें लगातार 2 दिन में गिरावट आई और बहुत अमेरिका का बैंकिंग इंडेक्स, जो बैंकिंग शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत तेज़ी से गिरा। इस सिचुएशन में अब
दो तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक को क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक अपना पैसा अमेरिका के बॉन्ड्स में लगाता था, ट्रेजरी बॉन्ड्स में। जब बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई, यील्ड बढ़ना शुरू हुई, तो बॉन्ड्स की कीमतें गिरना शुरू हुई। बैंक को नुकसान होने लगा, जो प्रत्यक्ष उसकी बैलेंस शीट में दिख रहा था। बाकी बैंक भी ऐसा ही करते हैं। अब ये माना जा रहा है कि इस संकट को देखने के बाद क्या फेडरल रिजर्व सहम जाएगा। फेडरल रिजर्व अपनी अगली बैठक में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक या सिग्नेचर बैंक की कुर्बानी भविष्य में ब्याज दरों को बढ़ने से रोक देगी। हालांकि हमें ध्यान रखना जरूरी है कि जेनेट टेलर का बयान जो अखबारों में छपा है, जो अलग अलग मीडिया पर आया है, उस हिसाब से फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो बेल आउट करने नहीं जा रहा है, यानी वो सिलिकॉन वैली बैंक के लिए ग्राहक ढूंढेगा और इसे बेचा जाएगा, बेल आउट नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका का फेडरल रिजर्व महंगाई से लड़ाई से पीछे हट जाएगा? क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक अमेरिका में ये बात कही जा रही थी। जेरोम पावल ने खुद कहा था कि ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, और इसलिए ये तूफान के दूसरे हिस्से की शुरुआत है। अगर अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी धीमी की जाती है, 25 बेसिस पॉइंट तक की ही बढ़ोतरी की जाती है, तो महंगाई के ताज़े आंकड़े बहुत भारी होने वाले हैं और अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने का खतरा है, और फेडरल रिजर्व अपनी उस जिम्मेदारी से पीछे हटेगा जो उसकी ज़रूरत है। लेकिन ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 5-5.5% की ब्याज दरें पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है, तो फिर सिलिकॉन वैली जैसे तमाम बैंक मुश्किल में होंगे जिन्होंने ये पैसा अब अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स में लगा रखा है। ये बेहद करीबी मामला है, बेहद तलवार के धार पर चलने जैसी परिस्थिति है फेडरल रिजर्व के लिए। वो महंगाई से लड़े या बैंकों को बचाए, ये देखना होगा। इसलिए भारत के शेयर बाजार, दुनिया के शेयर बाजार ऑलमोस्ट प्रेसिपिस पर हैं, ऑलमोस्ट धुरी पर खड़े हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है बाजार में। और इसीलिए आज हमने भारत के शेयर बाजार में शुरुआत में 1000 पॉइंट की गिरावट देखी, क्योंकि दोनों तरफ से चुनौतियां बराबर की हैं। ये घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है, हर घंटे 2 घंटे पर कोई नई सूचनाएं आ रही। हम मनी सेंट्रल में आपको लगातार इस घटनाक्रम पर जानकारी देते रहेंगे अपने अगले शोज में। सर, अगला सवाल मेरा शेयर बाजार पर ही था। आज यूरोप के बाजार भी 2.5% टूट गए, भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट है, एशियाई बाजारों में भी देखें आप तो गिरावट देखने को मिली। ये पूरी कहानी थी स्टार्टअप्स की, वेंचर कैपिटलिस्ट की, बैंकों से पैसा लेते थे, स्टार्टअप पे जाते थे, तो बाकी शेयर बाजार इतना सहमा हुआ क्यों है? बाकी शेयर बाजार इसलिए सहमा हुआ है क्योंकि अगर दो सहमने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमेशा वित्तीय क्षेत्र में या बैंकों में जब कोई समस्या आती है तो उसका असर बहुत लंबे समय में अलग अलग जगहों पर होता है, क्योंकि बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पूरा कनेक्टेड इकोनॉमी का हिस्सा है। दुविधा यह है कि अगर बैंक और डूबे, 1-2 बैंक और इसी तरह से लड़खड़ा गए या बैठ गए, तो अमेरिकी सरकार को या दुनिया की सरकारों को बेल आउट करना पड़ेगा। एक HSBC बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक की यूके की आर्म खरीद ली, पर बाकी बैंकों का क्या होगा? कल फर्स्ट रिपब्लिक भी इसी क्राइसिस में पहुंच जाएगा। अब इन बैंकों को बेल आउट के लिए, अगर सरकार बेल आउट नहीं करती तो इन बैंकों को लिए को बड़े बैंक कर्ज देंगे क्या? जैसे फर्स्ट रिपब्लिक ने किस तरह से खींचतान का JP मॉर्गन से $70 मिलियन की क्रेडिट लाइन ले ली। इन्हें क्रेडिट लाइन क्यों चाहिए? क्योंकि जो इस तरीके के बैंक जिस स्टार्टअप इकोनॉमी को फिनांस कर रहे थे, वहाँ से रिटर्न्स तो हैं ही नहीं, वहाँ तो नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ उन्हें जो बाजार से सस्ती पूंजी मिलनी थी उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही। अब तीसरा रास्ता यह है कि उन्हें बाजार की ब्याज दरों से भी महंगी पूंजी लेनी पड़ेगी किसी दूसरे दूसरे बैंक के फिनांसर से, जैसा हमने फर्स्ट रिपब्लिक के बारे में देखा। और इससे इनकी वायबिलिटी पर, इनकी संभावनाओं पर, इनके टिके रहने की संभावनाएं और ज़्यादा कम होती जाएंगी। और यही वजह है कि बाजार को, शेयर बाजारों को इस घटनाक्रम में बहुत कुछ भीतर से अभी आगे बढ़ता बदलता दिख रहा है, और इसलिए हम इतनी बेचैनी देख रहे हैं। ब्रिटेन में तो उच्च स्तर पर, वित्त मंत्री के स्तर पर बेचैनी दिखाई दी, प्रधानमंत्री के स्तर पर बेचैनी दिखाई दी। अमेरिका में सारे रेगुलेटर्स लगे हुए हैं कि कंटेजियन है, ये जो बीमारी फैलती है बैंकों की, इसे रोका जा सके। 2008 में हम देख चुके हैं, अमेरिका की पिछली सदियों के इतिहास में भी हमने देखा है कि जब एक बैंक डूबता है तो अकेला नहीं डूबता, फिर जब बैंक डूबना शुरू होते हैं तो बैंकों के डूबने की कतार बहुत लंबी चलती है, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे बैंक में भी उसी तरीके की समस्याएं आती हैं। और इसलिए शेयर बाजारों में बेहद बेचैनी है, वॉलेटिलिटी है और सहमे हुए बाजार हैं, करीब से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। और यही, इसी से अगर आप संकेत पकड़िए तो प्री ओपनिंग सेशन में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर फिलहाल अभी 52% नीचे है। सोचिए जब बाजार खुलेंगे और ये गिरावट दिखी तो ये बेचैनी और कितनी बढ़ सकती है।